Hello, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 14th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. नाउ FCRA दोबारा न्यूज़ में है बिकॉज यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑक्सफैम इंडिया और कुछ और ब्रिटिश NGOs की जो रजिस्ट्रेशन थी अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, उस रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है. जिसके बाद इस इशू को लेकर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं दे हैव रेज दिस इशू एट द मीटिंग्स ऑफ होम सेक्रेटरीज एंड दे डिस्कस द फॉरेन फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस दैट आर प्लेस्ड ऑन ऑक्सफैम एंड ब्रिटिश NGOs. वेल, हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इससे पहले भी FCRA एक्ट जब मिशनरीज ऑफ चैरिटी का इशू आया था तब काफ़ी न्यूज़ में था. नाउ अगेन FCRA इज़ इन न्यूज़. नाउ FCRA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज़ टू रेगुलेट द फॉरेन डोनेशंस. इंडिया के अंदर कोई भी NGO, कोई एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप इफ़ दे वांट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन तो उन सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास FCRA एक्ट आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इस एक्ट को पहले 1976 में इनैक्ट किया गया था एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन अमेंडेड इन 2010 एंड 2020 एज वेल. जैसा कि अभी हमने बात की इसकी जो एप्लीकेशन है, एनी ग्रुप, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, NGO who intend to receive the foreign donations, they all are applicable under FCRA. तो ऐसा कोई भी अगर NGO है जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, फॉरेन डोनेशन मिल रहा है, तो दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर FCRA. ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जो ये रजिस्ट्रेशन होती है इट इज़ वैलिड फॉर 5 years, जिसके बाद ये बार रिन्यू होती है इफ़ इट कंप्लाई विद ऑल द नॉर्म्स. एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा दैट कौन से पर्पस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं अंडर FCRA. सो दे कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पसेस. सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पसेस के लिए ही जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. इसके अलावा जो एनुअल रिटर्न्स हैं, इनकम टैक्स है, इन सब की फिलिंग मैंडेटरी है. नाउ FCRA ये जो फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करता है ताकि बेसिकली ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को एडवर्सली इफेक्ट कर रही हो. तो जिसकी वजह से कहाँ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, किसको मिल रहा है, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वी हैव फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. एंड कुछ न्यू गाइडलाइंस मिली थी बैंक्स को ऑन FCRA रूल्स, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की जो ब्रांच है इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द NGOs टू रिसीव द फॉरेन फंड in a designated bank account at SBI's न्यू दिल्ली ब्रांच. सो SBI की जो न्यू दिल्ली ब्रांच है वहाँ पे ही सारे NGOs फॉरेन फंड्स रिसीव कर सकते हैं. दे नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट एट दिस पर्टिकुलर ब्रांच. तो हर एक NGO को अपना एक डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट अलग से खोलना होगा एट द SBI ब्रांच. एंड चाहे कोई डोनेशन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI, PIO, अगर इनसे भी आ रही है देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. इसके अलावा जो NGOs हैं दे हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि जो भी फॉरेन फंड्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और इट विल इम्पैक्ट द फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट और इट विल डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी इन इंडिया. तो इसे लेकर जो NGOs हैं दे नीड टू गिव एन अंडरटेकिंग एज वेल. अच्छा जी, इसके बाद आपने ये याद रखना है कि वो कौन है हु कैन नॉट रिसीव द फॉरेन डोनेशंस. तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स, political parties, government officials, judges, media persons, they are prohibited
from receiving any foreign contribution. Well, यहाँ पे political parties का जो सिनेरियो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. हमारे पास 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनेंस बिल के थ्रू 1976 का जो FCRA एक्ट था इसे अमेंड किया. एंड बेसिकली इस अमेंडमेंट के तहत नाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन रिसीव फंड फ्रॉम इंडियन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी. मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसमें इंडिया के 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो ऐसी फॉरेन कंपनी से पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स रिसीव कर सकती हैं. ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनेंस बिल के थ्रू ये जो 1976 का एक्ट है इसे अमेंड किया. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी. इंडियन सब्सिडरी मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी जिसमें इंडिया का 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, वहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज फंड रिसीव कर सकती हैं. ना इसके अलावा मतलब क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की बात करें तो अगर उनको फॉरेन डोनेशंस चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहिए, सो दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर FCRA. वेल, इसके अलावा कैसे आप फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं? पहला तरीका है प्रायर परमिशन का. नाउ टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन यू अप्लाई फॉर प्रायर परमिशन, जिसमें जो फॉरेन डोनर हैं उनको एक लेटर ऑफ कमिटमेंट देना होता है विच स्पेसिफाइज द अमाउंट एंड पर्पस जिसके लिए वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट इज़ मेंशन्ड इन दैट. तो बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट जो एक स्पेसिफिक डोनर ने ली है फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, उसे यहाँ पे साइड किया जाता है. लेकिन जो एसोसिएशन है दैट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर लाइक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट, तो इसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है. नाउ जितनी भी आजकल हम न्यूज़ देख रहे हैं FCRA को लेकर, दैट इज़ कि जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो गई है या कैंसिल हो गई है, तो वो कब होता है? वेल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये जो अकाउंट्स हैं इनकी इंस्पेक्शन करती है. एंड इफ़ एनी अकाउंट हैव रिसीव्ड एनी एडवर्स इनपुट जो कि जो फंक्शनिंग है एसोसिएशन की उसके अगेंस्ट आता है, देन द FCRA रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड. वेल, इनिशियली 180 डेज़ के लिए सस्पेंड होती है. The Ministry of Home Affairs can also cancel the registration of an organization and जिसके बाद वो prior permission के लिए भी eligible नहीं रहेगी for 3 years from the date of cancellation. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जब तक डिसीजन नहीं लिया जाता जो एसोसिएशन है, एक तो वो कोई भी फ्रेश डोनेशन रिसीव नहीं कर सकती. सेकेंडली, दे कैन नॉट यूटिलाइज मोर देन 25% ऑफ द अमाउंट विच इज़ अवेलेबल. जितना अमाउंट उनके पास अभी तक आ चुका है उसका 25% से ज़्यादा जो एसोसिएशन है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला आर्टिकल अगैन इट रिलेट्स टू इंडिया एंड श्रीलंकाज फिशरमैन इशू. नाउ हम इस इशू को अगर फॉलो करें तो पास्ट 2 months में दिस इज़ द थर्ड इंसिडेंट इन द पार्क बे एरिया जहाँ पे श्रीलंकन नेवी ने इंडियन जो फिशरमैन्स हैं उन्हें अरेस्ट किया हो. तो यहाँ से एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो फिशरमैन इशू है. लेट्स डिस्कस दिस. नाउ वेरी ऑफन हम ये देखते हैं कि श्रीलंकन नेवी और इंडियन फिशरमैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ. श्रीलंकन नेवी ने इंडियन फिशरमैन्स को अरेस्ट किया. तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं. नाउ पहली चीज़ ये है कि जो श्रीलंका के आसपास के जो एरिया हैं जैसे कि तलाई मनार एंड कच्छाथीवु कोस्ट, दे आर वेरी रिच फॉर इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, जिसके चलते इंडियन फिशरमैन्स जो कि रामेश्वरम या आसपास की कोस्ट से दे सेल टूवर्ड्स दीज एरियाज ताकि उनको गुड कैच मिल सके बिकॉज दोज एरियाज आर रिच इन मैरीटाइम रिसोर्सेज. इसके अलावा अगर हम श्रीलंका के तरफ से बात करें तो जो हमारी तमिलनाडु वाली कोस्ट है इसके अलॉन्ग इंडियन फिशरमैन्स दे यूज ट्रॉलिंग एंड जिसकी वजह से ऑलरेडी दे कैच प्लेंटी ऑफ फिश बिकॉज ऑफ द डीप ट्रॉलिंग्स. इसके अलावा जब श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सिविल वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे इट वाज वेरी फेवरेबल फॉर इंडियन फिशरमैन्स टू एक्सेस द श्रीलंकन वाटर्स. एंड यूजुअली हम देखते हैं कि जो इंडिया के फिशरमैन्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाता है फॉर ट्रेसपासिंग. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि द फिशरमैन हैड नॉट वायलेटेड द मैरीटाइम बाउंड्री बट स्टिल श्रीलंकन नेवी दे अरेस्ट देम बाय फोर्स.
इसके अलावा ये जो फिशरमैन इशू है ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है व्हेन इट कम्स टू द तमिल पॉलिटिक्स, तो ये काफ़ी सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू भी है। इसके अलावा श्रीलंका की साइड से भी उनकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है दैट इज़ नॉट टाइटली गार्डेड, एज श्रीलंका रिमेन्ड प्री ऑक्यूपाइड विद इट्स वॉर अगेंस्ट LTTE, एंड जिसकी वजह से इंडियन ट्रॉलर्स जो हैं दे कंटिन्यूडली एंटर इनटू द लंकन वाटर्स फॉर फिशिंग। नाउ अगर हम फिशरमैन का कंसर्न देखें तो जो इंडिया वाली साइड है देयर इज़ डिप्लीशन ऑफ मेरीन रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर अब हम देखते हैं कि जो अरेस्ट है या फिर जो अटैक्स हैं ऑन इंडियन फिशरमैन ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, बिकॉज नाउ द फिशरमैन दे एंटर इनटू द लंकन वाटर्स, क्योंकि इंडिया वाली साइड पे जो मेरीन रिसोर्सेज हैं दे आर गेटिंग डिप्लीटेड। इसके अलावा कच्छा थीवो आइलैंड का भी जो इशू है ये भी अनरिजॉल्व इशू है। द तमिल फिशरमैन दे हैड ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स फॉर दिस सेंचुरी। 1974 में इस आइलैंड को श्रीलंका को दिया गया था आफ्टर एन एग्रीमेंट विच वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट्स, बट विदाउट कंसल्टिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट। एंड इस एग्रीमेंट में ये स्टेट किया गया कि इंडियन फिशरमैन दे कैन एक्सेस कच्छा थीवो आइलैंड, as they used to rest over there, they can dry their nest, even they can celebrate the annual Saint Anthony's festival over there. लेकिन जो ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स थे वो इस एग्रीमेंट में असाइन नहीं किए गए। सो नाउ इंडियन फिशरमैन दे कैन एक्सेस द आइलैंड बट दे कैन नॉट फिश इन दैट एरिया। इसके अलावा मेथड ऑफ फिशिंग पे भी इशू है। अगर हम श्रीलंकन साइड देखें तो दे यूज़ ट्रेडिशनल फिशिंग मेथड्स, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन फिशरमैन सो दे यूज़ वेरी हाईली एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग नेट्स। मैकेनाइज बोट्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेड फिशिंग नेट्स लगाए जाते हैं, ट्रॉलर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये ट्रॉलर्स हैं दे कैन ट्रैवल अप टू 18 किलोमीटर्स टुवर्ड्स दीज तलाई मन्नार एंड कच्छा थीवू इन द सर्च ऑफ बेटर कैच, एंड जिसकी वजह से इवन जो श्रीलंकन फिशरमैन्स हैं उनका जो कैच है वो रिड्यूस हुआ, एंड ऑफन दे रिटर्न विद ह्यूज लॉसेस टू दी रिसोर्सेज ओवर देयर, एंड देयरफॉर ये जो ट्रॉलिंग मेथड है इसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इनटू द श्रीलंकन वाटर्स। नाउ इसे लेकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो फिशरमैन हैं टू प्रोवाइड देम नेसेसरी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, टॉयलेटरी, स्नैक, ड्राई एसेंशियल, मास्क, इवन फ़ोन कॉल्स ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट देयर रिलेटिव्स। देन वी ऑफन सी कि जो फिशरमैन हैं अगर उनको कोई भी हार्म होता है, कुछ भी होता है, तो वी सी दैट द इंडियन काउंसलर ऑफिस दे गो फॉर they check on him, they visit them in the office, so basically this check on their welfare as well. Also we see incidences जहाँ पे Indian High Commission जो श्रीलंका में है they have taken up the issue of early release of fishermen and boats with the government of Sri Lanka. ना इस पूरे इशू का अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहिए टू द स्टेट्स, ताकि जो उनके फिशरमैन हैं वो पाक बे में फिशिंग करने जाते हैं, ये पूरा जो डिस्प्यूट है, ये जो इशू है ये राइज होता है, दे शुड ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। देन दोनों ही कंट्रीज़ को, इंडिया और श्रीलंका को मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग, जॉइंट ऑपरेशंस करने चाहिए ताकि जो इलीगल फिशिंग है, ट्रेसपासिंग के जो इंसिडेंसेस हैं ये रिड्यूस हो सके। एंड इफ़ बोथ द कंट्रीज आर नॉट एबल टू सेटल दिस इशू, दे शुड सीक फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट्स लाइक थ्रू यूनाइटेड नेशंस, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ऑल्सो अगर हम कच्छा थीवो आइलैंड की बात करें, इंडिया कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट बैक दी कच्छा थीवो आइलैंड ऑन लीज फॉर फिशिंग एक्टिविटी एट लीस्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में है। इट इज़ बेसिकली 216 फुट स्टैच्यू ऑफ अ पोएट सेंट विच इज़ श्री रामानुजाचार्य। उनका 216 फुट का एक पंच लोहा स्टैच्यू बनाया गया है जिसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अनवील किया। तो बेसिकली श्री रामा नागरम जहाँ पे 108 वैश्वनाइट श्राइन्स हैं एंड वहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को सेटअप किया गया। एंड इसे लेकर इवन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक्सप्रेस किया कि ये जो लैंड है इट इज़ नोन फॉर द डिवोशन एंड इक्वालिटी एंड इट इज़ द कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी एज वेल। ना यहाँ से रामानुजाचार्य से जुड़ी हुई कुछ बातें याद रखेंगे। सबसे पहले ये जो स्टैचू बनाया गया है दैट इज़ टू मार्क दी 1000th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजाचार्य,
एंड इसके लिए पंच लोहा यूज़ किया गया है. इट इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक. रामानुजाचार्य का बर्थ तमिलनाडु में हुआ है एट सिरी पेरम्बुदूर. एंड दुनिया भर में इन्हें वैदिक फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ श्री वैश्वना ट्रेडिशन, इससे रामानुजाचार्य को रिलेट किया जाता है. Now, if we briefly talk about the role which are played by Ramanujacharya, तो सबसे पहले he played the role of spiritual revolutionary, as he brought the treasure of this Vedic literature to the doorstep of common man. इसी के साथ साथ जो विशिष्ट अद्वैता की जो फिलॉसफी है, इसे इन्होंने एडवोकेट किया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेंड नॉन ड्यूअलिज्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर ब्रांच है वेदांता की. सो इट इज़ अ स्कूल ऑफ वेदांता फिलोसफी जो कि बिलीव करते हैं कि देयर इज़ ऑल डाइवर्सिटी दैट अंडरलाइज यूनिटी. ये स्कूल बेसिकली 7th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, आफ्टर द वैष्णव रेवोल्यूशन इन द सदर्न इंडिया. And along with this, Sri Ramanujacharya, he became the preceptor of Bhakti movement as well, and he has been source for all the Bhakti school of thought also. जैसे कि his inspiration for कबीर, मीराबाई, अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, इन सब के लिए ये इंस्पिरेशन भी हैं. इसके साथ साथ श्री रामानुजाचार्य, ही वॉज एन एट्रोडीट स्कॉलर. इन्होंने 9 स्क्रिप्चर्स लिखे हैं जिनको हम नवरत्नास बोल सकते हैं. नंबर 1 इज़ विधार्थ संग्रह. इसमें बेसिकली वशिष्ठ अद्वैता के जो टेनेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है. देन वी हैव श्री भष्य, गीता भष्य, वेदांता दीपा, वेदांत सारा, सारनागाति गद्य, श्रीरंगा गद्य, श्री वैकुंठा गद्य, नित्या ग्रंथा. तो ये सब कुछ 9 स्क्रिप्चर्स श्री रामानुजाचार्य ने लिखे हैं. Along with this, Sri Ramanujacharya is also a social reformer. He dedicated his entire life for reformism, and he left no stone unturned, जिसमें कि वो जो darkness है लोगों के मन में from the life of the people, उसे dispel कर सके. So he actually bridged the gap between the literate and illiterate, rulers and the ruled. इनके बीच में जो gap था उसे bridge up किया. इसके साथ साथ उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम, द यूनिवर्स एज वन फैमिली, इसका भी कॉन्सेप्ट दिया. ही ऑल्सो एम्ब्रेस्ड अनटचेबल्स. ही एक्चुअली liberated the mind of people from the social, cultural, gender, educational and economical discrimination, जिसके चलते he opened the door of temple to all people, even including those जिनको लेकर extreme discrimination की जाती थी, उनके लिए भी he opened the door to of the temples. तो बेसिकली श्री रामानुजाचार्य, he is a timeless icon of equality for social reformists around the world. इसके साथ साथ उन्होंने थ्रू आउट द इंडिया जो टेम्पल्स में रिचुअल्स परफॉर्म होते थे उसका करेक्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया, एंड जिसमें सबसे फेमस है त्रिमाला एंड श्रीरंगम. एंड श्री रामानुजाचार्य की डेथ अगेन तमिलनाडु में होती है, श्रीरंगम में होती है एट रंगास्वामी टेम्पल. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड है. वेल, सुप्रीम कोर्ट इज़ लुकिंग इनटू दीज एलिगेशंस, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी मेटामॉर्फिज्म हो चुकी है एंड इट इज़ ब्रॉट टू स्निफ आउट द ड्रग मनी. तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू एग्जामिन द रैम्पेंट मिसयूज़ ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. वेल, यहाँ से सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग. Now, any money which has been illegally obtained, unlawful sources से या फिर unlawful method से जिस money को obtain किया जाता है, उसकी conversion करना या फिर उसकी misrepresentation करना, that is called as money laundering. So, conversion को इस तरीके से किया जाता है कि वो पैसा जो कि illegally obtain किया गया वो ऐसा लगे कि it has been appeared or originated from a legitimate source or a legitimate method. लाइक इसे लेकर बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो इलीगली जो फंड लिया गया था ताकि वो क्लीन नज़र आए, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स ली जाती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग, इवन क्रिप्टो करेंसीज हैज़ मेड इट ईजियर फॉर द क्रिमिनल्स टू ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉ मनी विदाउट डिटेक्शन.
ना मनी लॉन्ड्रिंग को हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहले आती है प्लेसमेंट, जिसके अंदर जो फंड्स जो कि डर्टी मनी है उसकी जो कलेक्शन हुई है, इसे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंदर प्लेस किया जाता है। आफ्टर दैट कम्स लेयरिंग। इसके बाद ये जो फंड्स फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं, इनको किसी एक्स, लेट्स से कोई कंपनी एक्स है, उसके अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड फर्दर कोई ऑफशोर बैंक है, कोई और ऑफशोर कंट्री है, उसको लोन दे दिया गया। एंड और उसके बाद वो जो लोन की जो रिसीट आ रही है, जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहे हैं, उसको इंटेग्रेट करके उसको वाइट मनी के तौर पे, लेजिटिमेट सोर्स के तौर पे दिखाया जाना। तो पहले मनी की जो है उसे प्लेसमेंट करना, फिर एक पूरा का पूरा एक ट्रेल परस्यूट के अंदर उसे घुमाना, एंड देन इसे इंटीग्रेट करना, इस तरह लगना कि ये जो मनी आया है दिस हैज़ केम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। वेल, रियलिटी में हमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हमेशा ही इन 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकें। कुछ स्टेजेस कंबाइन हो जाती हैं, कुछ स्टेजेस बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं। दे कैन बी कम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज स्टेप एट एनी टाइम। लेट्स से कोई ड्रग सेल कर रहा था, वहाँ से जो कैश उनको मिलता है, दे बेसिकली डिपॉजिटेड बाय द मनी म्यूल्स, और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एज पेमेंट फॉर सर्विसेज टू एनी शेल कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो पैसे की जो प्लेसमेंट हुई और जो लेयरिंग हुई, प्लेसमेंट और लेयरिंग सब कुछ शेल कंपनी में हो गया, तो ये एक ही स्टेज में कंप्लीट हो गया। ना मनी लॉन्ड्रिंग एक ग्लोबल इशू है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो 2 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है दैट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ग्लोबली लॉन्डर होती है। नाउ प्रेजेंटली क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करना एज द करेंसी ऑफ चॉइस फॉर द ऑनलाइन इलिसिट एक्टिविटीज़, ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सो मनी लॉन्ड्रिंग के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें, जो कंसर्न्स देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अगर हम इन दोनों को आपस में लिंक करें तो इट हैज़ अ सिवियर क्रॉस बॉर्डर इशू। एंड रैदर ग्लोबली ये जो इशू है, हम देखते हैं कि टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये ग्लोबली इट इज़ अ वेरी एडवर्स थिंग। ना हमारी जो जुरिस्डिक्शन है इस परस्पेक्टिव में दैट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। देयरफॉर जो क्रिमिनल्स हैं वो जो हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दे मनी लॉन्डर द मनी। तो इसे टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कुड बी यूज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, एंड इट बेसिकली अंडरमाइंस द इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। एंड देयरफॉर ये जो क्राइम्स हैं, एक कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, उसे हम यहाँ पे थ्रेटन करती है। सोशली अगर हम देखें तो ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलर्स और जो क्रिमिनल्स हैं, दे एक्सपैंड देयर ऑपरेशन एंड दे ट्रांसफ़र दिस इकोनॉमिक पावर फ्रॉम मार्केट एंड गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स टू क्रिमिनल। बेसिकली इसके अंदर क्रिमिनल्स के पास पावर चली जाती है। नाउ ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दिस इज़ बेसिकली अ 39 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जिसको 1989 में G7 समिट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड वाइड ऐसे स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग है, इसे हम कॉम्बैट कर सकें। And it works very closely with IMF, World Bank, United Nations, and जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी और रीजनल बॉडीज़ हैं, उन सब के साथ ही क्लोजली वर्क करता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इन सब ने अपने अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सिमिलरली कैरिबियन, एशिया, यूरोप, साउथ अफ्रीका, सब ने अपने रीजनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की हुई हैं। यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। 1988 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, जिसे वेना कन्वेंशन भी कहा जाता है, इट बेसिकली कॉल्ड अपॉन कंट्रीज टू क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग।
एंड टू इंश्योर कि जो बैंक सीक्रेसी प्रोविजंस हैं they should not impede the process of criminal investigation and they should rather facilitate the legislative amendments जिसके अंदर investigation, prosecution या फिर जो cooperation है वो हमें banking system से मिल सके. इसे लेकर हमारे पास द ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत ही की इंस्ट्रूमेंट है ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इंडिया की बात करें तो हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. इसे जनवरी 2003 में इनैक्ट किया गया था एंड इट केम इन फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2005. तो इस एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इंटरमीडियरी, इट हैज़ मेड देम ऑब्लिगेटरी फॉर वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द आइडेंटिटीज़ ऑफ देयर क्लाइंट्स. इसके साथ साथ कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, एनी फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, उन सबको यहाँ पे मेंटेन करना, दैट इज़ एन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल दीज. इसके साथ साथ हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ED. ही इज़ बेसिकली अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है. ये बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द इकोनॉमिक लॉज एंड टू फाइट अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया. ये इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसी का पार्ट है. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास 2 एक्ट्स आते हैं. सबसे पहले फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. इसके अलावा द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनका एक बायलेटरल MOU साइन हुआ है विद 3 कंट्रीज़, मॉरिशस, फिलीपींस एंड ब्राज़ील. तो हमारा MOU इनके साथ साइन होना, इसका मतलब कि आपस में जो इंटेलिजेंस का जो एक्सचेंज है इन बिटवीन दीज कंट्रीज़, उस कॉपरेशन जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ होगी ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ऑफ एनी सस्पेक्टेड पर्सन और इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से ईजिली ट्रेस आउट हो सके. सो ओवरऑल मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने के लिए वी नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड हमें और मल्टीलेटरल फोरा की ज़रूरत है, लाइक द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूरेशियन ग्रुप, combating money laundering and financing of terrorism, Asia Pacific group on money laundering. हमें ऐसे और ग्रुप्स की ज़रूरत है ताकि जो बायलेटरल एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का वो यहाँ से प्रमोट हो सके. आगे बढ़ते हैं. यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम. तो जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम है इसकी कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है. इट हैज़ बीन कंटिन्यूड फॉर 5 more years अप टू 2025-26 और इसके लिए 26,275 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया गया. तो यहाँ से ज़रूरी है सबसे पहले समझना दैट व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम. तो पुलिस या फिर लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट, बिकॉज ये हमारा जो लिस्ट 2 है शेड्यूल 7 के अंदर, ये स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है. तो प्राइमरीली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ये देखा गया है कि स्टेट्स हैव नॉट बीन फुल्ली मॉडर्नाइज और उनकी जो पुलिस है दैट इज़ नॉट फुल्ली इक्विप्ड. जो जिस लेवल का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इट इज़ सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स और वो स्टेट्स को रिसोर्सेज देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ताकि ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हो सके. और ये जो स्कीम है ये 1969-70 से चलती आ रही है. तो बेसिकली हमारी जो स्टेट पुलिस हैं इनके पास भी कटिंग एज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सिक्योर मेकिंग सिक्योर पुलिस स्टेशंस, training center, police housing, equipping police stations with required mobility, modern weaponry, communication equipments, forensic setup, जो भी ऐसी चीज़ें जिससे कि जो पुलिस की एफिशिएंसी है, जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके. मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो पुलिस है वो आजकल के क्राइम को फाइट करने की कैपेबल बन सके. इसे लेकर हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम चलती है ना. इस स्कीम में जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं
वहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होता है वो स्कीम के थ्रू कवर किया जाता है. बेसिकली टू रेज अ न्यू बटालियन, कोई हाईटेक फोरेंसिक लैब बनाई गई, कोई इन्वेस्टिगेशन टूल दिया गया, तो इसका जो खर्चा होता है दैट इज़ बीइंग डन बाय द मॉडर्नाइजेशन स्कीम. तो बेसिकली हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादातर पहुँचे पुलिस के पास. दैट हैज़ बीन प्रमोटेड थ्रू दिस स्कीम. अलॉन्ग विद दिस, कंट्री के अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन हो. इट हेल्प्स इन अ रोबस्ट फॉरेंसिक सेटअप इन द कंट्री एज वेल. तो इस स्कीम के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. So it is basically to funding under both plan and non-plan. कैटेगरी ए के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब इंक्लूड होती हैं टू रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस. और इसमें 90:10% बेसिस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है. मतलब 90% सेंटर एंड 10% स्टेट. जो कैटेगरी बी स्टेट्स हैं, बाकी की जितनी भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट फॉर JNK एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनको 60-40 के बेसिस पे असिस्टेंस मिलता है. 60% फ्रॉम द सेंटर एंड 40% वुड बी फ्रॉम द स्टेट. सो दैट इज़ इट. दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया. इफ़ यू like this video, do like and comment down below. I will see you in my next one. Thanks for watching.